प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक के द्वितीय अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत जो अध्याय है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम निम्न बिंदुओं को समझेंगे। सोवियत प्रणाली क्या है, गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन के परिणाम, शॉक थेरेपी क्या है, पूर्व सोवियत गणराज्यों में तनाव क्या है, भारत और उत्तर साम्यवादी देशों के बीच कैसा संबंध रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अध्याय की तरफ। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा जो इस चैप्टर से पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है उससे हम इस चैप्टर को कैसे रिलेट कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि शीत युद्ध और यूरोप का विचारधारागत विभाजन कैसे हुआ, यानी कि शीत युद्ध क्या था, यूरोप कैसे दो विचारधाराओं के बीच में यूरोप का विभाजन हो गया था, बर्लिन की दीवार जो है वो 1961 में वो क्यों बनी थी, दो ध्रुवीयता क्या थी, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अब इससे आगे हम ये पढ़ेंगे कि इसी जो बर्लिन की दीवार जो 1961 में बनी थी ये 1989 में गिरा दी गई। क्यों गिरा दी गई? दुनिया का जो दूसरी दुनिया थी, जब हम पहले पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पहली दुनिया हमने उन देशों को बोला जो अमेरिकी खेमे में थे और दूसरी दुनिया हमने उन देशों को बोला जो सोवियत संघ के खेमे में थे। तो दूसरी दुनिया के जो देश थे, जो दूसरी दुनिया थी, उसका पतन क्यों हो गया, वो क्यों ख़त्म हो गई, और शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई या शीत युद्ध कैसे समाप्त हुआ, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अध्याय का पहला जो टॉपिक है वो है सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली को समझने के लिए हम ये समझते हैं जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अभी जो स्थिति हम जिसके बारे में हम चर्चा करके आए थे वो थी एक तरफ अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और दूसरा जो गुट था वो समाजवादी गुड था। तो दोनों को हम समझते हैं, एक बेसिक नॉलेज हमको दोनों के बारे में है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि जो सोवियत प्रणाली थी, जो समाजवादी जो विचारधारा थी, उसी के फलस्वरूप एक क्रांति हुई 1917 में जिसे हमने समाजवादी क्रांति कहा। और ये समाजवादी क्रांति जिसके विरोध में हुई वही थी पूंजीवादी व्यवस्था, यानी कि जो अमेरिका की व्यवस्था थी। 1917 में एक क्रांति हुई रूस में जिससे हमने बोल्शेविक क्रांति से हम जानते हैं, समाजवादी क्रांति के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये जो सोवियत हमारी जो प्रणाली थी वो इसी विचारधारा पर आधारित थी, जो विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा। इस विचारधारा के अंतर्गत जो निजी संपत्ति की संस्था है इसको समाप्त करना और समाज को समानता के सिद्धांत पर रचना इसका एक उद्देश्य था। निजी संपत्ति से तात्पर्य है जैसे जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है, किसी व्यक्ति की संपत्ति होती है, तो व्यक्तिगत संपत्ति ना हो बल्कि वो राज्य की संपत्ति हो, उस पर स्वामित्व पूरे समाज का हो, पूरे राज्य का हो। ऐसा जो उद्देश्य है वो सोवियत प्रणाली का उद्देश्य है। जबकि हमने देखा था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता है कि व्यक्ति अपनी क्षमता से उसकी जो संपत्ति है, निजी संपत्ति है, उसको बढ़ावा दे सकता है। वहाँ पे राज्य का जो हस्तक्षेप है वो बहुत कम होगा। इसके बाद सोवियत प्रणाली की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व रहेगा, इनका मानना था, और इसका विरोधी कोई भी नहीं होगा, यानी कि एक दलीय व्यवस्था होगी। यहाँ पर सिर्फ एक दल होगा जिसे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट दल कहा गया है, और इसका कोई भी विरोधी कोई भी दल नहीं होगा। जैसे आप भारत में देखते हैं कि भारत में बहु दलीय प्रणाली है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है ना, और अन्य और जो पार्टीज़ हैं। लेकिन जो सोवियत प्रणाली है, यानी कि जो हम रूस की बात जहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो है सिर्फ एक ही दल अस्तित्व में रहेगा, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। फिर अर्थव्यवस्था जो है वो योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में रहती। अब देखिए, जो निजी स्वामित्व है, यानी कि निजी जो किसी व्यक्ति का जो अपनी संपत्ति है या जो भी संपत्ति है उस पे
राज्य वो सब क्या है, राज्य के नियंत्रण में रहेगी। और योजनाबद्ध, उसको योजनाबद्ध कौन करेगा, प्लान उसको भी राज्य ही करेगा, और वो नियंत्रण में भी राज्य की ही रहेगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ ने फांसीवादी चंगुलों से छुड़ाया, फिर इन देशों को समाजवादी तर्ज पर ढाला गया। अब देखो, जब समाजवादी क्रांति हुई तो उसके बाद जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, जब हम इससे पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो हमने यूरोप के विभाजन को हमने समझा था कि पूर्वी यूरोप क्या है, पश्चिमी यूरोप क्या है। जो पूर्वी यूरोप जो यूएसएसआर के नज़दीक था, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उनको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने वहाँ पे फांसीवादी जो जो सत्ता थी उनकी चंगुलों से बचाया, वहाँ पे अपनी उनको मदद दे करके। तो इसलिए यूएसएसआर ने जब पूरी सोवियत संघ के देशों को मदद दी थी, तो इसने कहा कि भाई अब इन देशों को क्या है, हमारे तरीके से चलना होगा, यानी कि समाजवादी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, और समाजवादी तर्ज पर इन देशों को ढाल दिया गया। जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, उसका जो संचार प्रणाली थी वो बहुत उन्नत थी। ठीक है, खनिज तेल, लोहा इस्पात और आवागमन प्रणाली यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब जो था उसका बहुत ही सुव्यवस्थित और आपस में जुड़ा हुआ था। और इसका जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था वो भी बहुत उन्नत था। छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे पिन से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें, यानी कि कार, ट्रक, प्लेन वगैरह, यहाँ पे सब चीज़ों का निर्माण जो है वहाँ पे होता था यूएसएसआर में। हालांकि इसकी जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमतर ही थी, लेकिन फिर भी इनका जो न्यूनतम जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं उससे कई ज़्यादा जो है यूएसएसआर ने प्रोवाइड कराया था। भूमि उत्पादन पर राज्य का स्वामित्व व नियंत्रण था। देखो, भूमि पे उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन पर राज्य का स्वामित्व यानी कि राज्य का कंट्रोल था। राज्य ही उसके बारे में जो भी डिसीजन मेकिंग थी वो सब राज्य के पास था। लेकिन राज्य क्या करता था, बुनियादी जो ज़रूरतें थी, जो जैसे आपकी जो ज़रूरतें हैं, आज हम देखते हैं जैसे गैस है या फिर पेट्रोल है, कोई भी जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हम देखते हैं, उन जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो इन पे जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है हमें। वैसे ही वहाँ पे भी क्या होता था कि जो राज्य जो है बुनियादी चीज़ें, खाद्यान्न हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सारी चीज़ों पे सब्सिडी देती थी, यानी कि राज्य उस पर कुछ कम खर्चे, कम उस पर कम रेट पे वो मुहैया कराती थी। अब हम पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। फिर हमने ये जो प्रणाली पहले पढ़ी, पहले जब हमने शीत युद्ध पढ़ा तो हमने देखा कि भाई जो विश्व था वो दो भागों में बढ़ गया था। एक थी अमेरिका का गुट था, एक था यूएसएसआर का गुट। और जो अमेरिकी ग्रुप था वो पूंजीवादी विचारधारा वाला था, जो सोवियत संघ का ग्रुप था वो समाजवादी विचारधारा वाला था। तो समाजवादी जो हमने अभी प्रणाली पढ़ी, उसका विघटन क्यों हुआ, यानी कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसमें गोर्बाचेव जो एक नया नाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इनका क्या इन्होंने भूमिका निभाई थी, ये हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। 1980 में गोर्बाचेव जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। अभी हमने देखा कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो 1980 में वहाँ के एक नए महासचिव आए जिनका नाम गोर्बाचेव था। इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का फैसला किया। क्योंकि अब तक क्या हो चुका था, सोवियत संघ में आंतरिक जो गड़बड़ी थी, आंतरिक लोगों के बीच में जो द्वेष था, इनके बीच में जो आवाज़ें थी स्वतंत्र होने की वो बहुत बुलंद होने लगी थी। तो इनका समाधान करने के लिए गोर्बाचेव ने कुछ फैसले लिए, और कुछ वो फैसले उन्होंने सकारात्मक तरीके से लिए, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो शायद किसी ने इसका अनुमान लगाया नहीं था। तो इसमें हम देखते हैं कि पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत नियंत्रण का विरोध शुरू किया। पूर्वी यूरोप
जो देश हैं पूर्वी यूरोप के, उन्होंने सोवियत नियंत्रण का विरोध करना यहाँ शुरू कर दिया कि इनको अब सोवियत संघ के नियंत्रण में नहीं रहना है। ठीक है। और वहाँ की जो साम्यवादी सरकारें थी वो एक के बाद एक गिरती चली गई। फिर है यूएसएसआर के बाहर हो रहे इस परिवर्तन से अंदर भी संकट गहराने लगे। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिककरण की नीति चलाई, परंतु कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया और 1991 में बल्कि एक तख्तापलट भी हुआ। रूसी जो गणराज्य थे वहाँ पर येल्त्सिन ने चुनाव जीता और केंद्रीय नियंत्रण से इनकार कर दिया। यहाँ यानी कि ये इन्होंने भी क्या है, जो सोवियत संघ का जो केंद्रीय नियंत्रण था उसको मानने से इनकार कर दिया। यूरोपीकृत देश खुद को संप्रभु मानने लगे, यानी कि जो यूरोप के जो देश थे वो खुद ही इन्होंने अपने आप को सॉवरेन मान लिया, अपने आप को संप्रभु इन्होंने घोषित करना शुरू कर दिया। ठीक है। सोवियत संघ के जो 3 बड़े गणराज्य थे, ठीक है, ये 3 बड़े गणराज्य मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हैं, लेकिन आप इनको नोट कर लीजिएगा। रूस हो गया, यूक्रेन, बेलारूस, जो इन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी और कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो प्रतिबंधित हो गई और परिवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को आधार बनाया। अब इन्होंने क्या किया, जो सोवियत संघ से जो ये गणराज्य जो आज़ाद हुए, इन्होंने अपने आप को घोषणा कर दी वहाँ पे सोवियत संघ की समाप्ति की। इन्होंने क्या किया, इसका जो अपोनेंट यानी कि सोवियत संघ का जो विरोधी जो विचार था पूंजीवाद, उसको अपना लिया। ठीक है। और लोकतंत्र को इन्होंने अपना आधार बनाया। इसके साथ ही जो मध्य एशियाई देश थे उनको स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में शामिल कर लिया गया और वहाँ का संस्थापक सदस्य इनको बनाया गया। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। रूस को यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बना दिया। अब इसके बीच में जो पूरा जो सोवियत संघ था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन कई जो ऐसी चीज़ें थी जैसे सुरक्षा परिषद था, या फिर कई जगह से लोन था, या लोन देना, उधारी जो भी थी जो सोवियत संघ के नाम पे दी गई थी, तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया और अब रूस के जिम्मे ही ये सारी चीज़ें थी कि वो सोवियत संघ के का जितना भी जो डेप्थ है, जितना भी उसका उधारी है, चुकाना है, जो भी सारी चीज़ें हैं, संधि हैं, उन सब की जो जिम्मेदारी है वो अब रूस पूरी करेगा। सुरक्षा परिषद में यूएसएसआर को ही यूएसएसआर की जो सीट थी उसको रूस को दे दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ थी, करार थे, वो सब अब रूस पूरी करेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के आखिर कारण क्या क्या थे। ऐसा क्या हुआ कि सोवियत संघ जो इतनी बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर गया था, उसका एकदम विघटन कैसे हो गया। इसके पतन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि उसकी जो आंतरिक जो सिस्टम था वो उस टाइम पे कैसा हो गया था, जो कि आंतरिक रूप से ही कोई चीज़ जब कमज़ोर होती है तभी वो बाहर वो टूटती है। सोवियत संघ की अंदरूनी कमज़ोरी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, यानी कि सोवियत संघ जो था उसकी जो व्यवस्था थी वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। इतनी कमज़ोर इसकी व्यवस्था हो गई कि अर्थव्यवस्था भी बहुत कमज़ोर हो गई। ठीक है। और जो लोग थे वो पश्चिम की तरफ देखने लग गए, जो पश्चिमी राज्य थे जहाँ पूंजीवाद पनप रहा था, जहाँ पूंजीवाद था, ये उन लोगों की तरफ देखने लगे, ये समझने लगे कि ये जो पश्चिमी देश हैं इनमें तो बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस हो रही है, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है
और हमारे देश में यानी कि हमारे जो USSR है इसने हमें विकास के नाम पे छला है। सोवियत संघ ने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा जो है वो सैन्य खर्चों में लगा दिया था। जो हमने देखा कि हाँ, ये अभी तक किसकी प्रतिद्वंदिता कर रहा था, अमेरिका की, यानी कि सोवियत संघ जिसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहा था वो था अमेरिका। और अमेरिका इस मामले में जो सैन्य खर्चे हैं या बाकी की जो भी उसकी प्रौद्योगिकी है इसमें काफ़ी आगे था। तो उसके बराबर अपने आप को साबित करने के लिए सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा था वो सैन्य खर्चों में लगा दिया। यानी कि उसने सारा पैसा जो है वो सेना के ऊपर अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि अमेरिका जो है उस पर अटैक ना कर सके, उसको बलवान बनाने में लगा दिया। सोवियत संघ के जो नागरिक थे वो पश्चिम से अपनी तरक्की की तुलना कर रहे थे। वो क्योंकि संचार बढ़ रहा था तो इन लोगों का जो संपर्क था वो पश्चिमी देशों से होने लगा, और ये वहाँ की जो प्रोग्रेस थी उसको अपने देश की प्रोग्रेस से, अपने देश के लोगों से समझने लगे कि कितना अंतर यहाँ पे हो चुका है। सोवियत व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत, गतिरुद्ध प्रशासन, भ्रष्टाचार के शिकार हो चुकी थी। जो इन सब के बीच में जो आंतरिक जो गड़बड़ी थी वो यही थी कि जो वहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा केंद्रीकृत, डोमिनेंट कह सकते हैं हम, गतिरुद्ध प्रशासन, यानी कि प्रशासन भी ऐसा था कि जिसको देख करके लोगों को लग ही नहीं रहा था कि इसमें कोई डेवलपमेंट हो रहा है, या अपनी ही चलाने वाला। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन सारी चीज़ों को भी जनता देख रही थी, और इन चीज़ों से सबक लेते हुए वो पश्चिम की तरफ आकर्षित हो रहे थे। पश्चिम की तरफ यानी अमेरिका, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ। लास्ट चीज़ जो है इसमें वो है सोवियत गणराज्यों की राष्ट्रवादी व संप्रभुत्व की नीतियाँ। सोवियत जो गणराज्य थे ये इसमें राष्ट्रवादी और संप्रभु, ये अपने आप को संप्रभु घोषित करने पे लगे हुए थे कि हम अलग अलग जो है अपने आप को हम संप्रभु घोषित करते हैं, यानी कि हम अपने डिसीजन मेकिंग में हम ही उस अपने डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह से लेंगे। रूस और बाल्टिक गणराज्य दो थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे जो देश थे, इन्होंने भी क्या किया उस टाइम पे, यहाँ पे भी जो है इनमें भी राष्ट्रीयता और संप्रभुत्वता के उभार आने शुरू हुए। तो इस तरह जो है राष्ट्रवादियों में भी असंतोष हो गया। बाकी जो देश थे, आंतरिक जो जनता थी वो आंतरिक सिस्टम से परेशान थी। कुछ लोग अपनी तुलना पश्चिम से कर रहे थे। बोलने की आज़ादी नहीं थी, अपनी बातों को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा केंद्रीकृत शासन हो चुका था। तो ये सारे कुछ इसके ऐसे कारण थे जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब हम देखते हैं कि विघटन तो हो गया, लेकिन विघटन के बाद हुआ क्या, उसकी परिणतियाँ क्या हुई, यानी कि उसके रिजल्ट्स क्या हुए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिए आपकी विचारधारागत विवाद की समाप्ति हो गई। यानी कि अब तक जो हमने एक बहुत बड़ा इशू जिसको हम पढ़ रहे थे, शीत युद्ध, जिसमें हमने देखा कि दो विचारधाराएं थी, जो पूंजीवाद और समाजवाद की जो विचारधारा थी। अब जो समाजवादी विचारधारा थी, यानी कि सोवियत संघ की विचारधारा, सोवियत संघ गिर गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, यानी कि जो उसकी विचारधारा थी वो भी खत्म हो गई, और एक ही विचारधारा बची जो थी पूंजीवादी। अगला है हथियारों की होड़ में कमी। हथियारों की जो होड़ अब तक सोवियत संघ और अमेरिका ने लगा दी थी प्रतिद्वंदिता में, कि एक दूसरे को ये दिखाने के लिए कि मैं महाशक्ति हूँ या मैं महाशक्ति हूँ, तो दोनों ने जो है खूब सारे हथियार इकट्ठा कर लिए थे, खूब सारे परमाणु जो है परीक्षण कर लिए थे, बॉम्ब बना लिए थे। तो अब जो वो होड़ थी वो भी कम हो गई थी, क्योंकि अपोनेंट ही नहीं रहा, विरोधी दल था ही नहीं, अब वो ख़त्म हो चुका था। तो हथियार किसके लिए चाहिए जिसको हम बार बार बना रहे थे। ये जो देशों में भी, बाकी देशों में भी जो ये हथियारों को पहुंचा रहे थे, वो चीज़ अब कम हो चुकी थी। अमेरिका जो है वो अकेली महाशक्ति बन गया।
अब अभी तक जो लड़ाई हो रही थी कि भाई महाशक्ति कौन है, मैं हूँ, ज़्यादा पावरफुल कौन है, या अमेरिका कह रहा था, यूएसएसआर कह रहा था, लेकिन अब जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ खत्म हो चुका था, तो अब एक ही महाशक्ति बची जो थी अमेरिका। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई। जो अर्थव्यवस्था भी अभी तक दो तरह की चल रही थी, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी। तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी ख़त्म हो गई, और जो बची हुई अर्थव्यवस्था अमेरिका की थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सब उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, तो वही एक प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बची। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। अब देखिए, उदारवादी लोकतंत्र एक शब्द यहाँ पे हमने यूज़ किया। अभी तक हम जिस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, सोवियत जो सिस्टम था, सोवियत जो प्रणाली थी, उसमें हमने देखा कि रिजिडिटी बहुत ज़्यादा थी, उसमें सेंट्रलाइज करी गई थी चीज़ें, पावर को भी सेंट्रलाइज किया गया था, अपने हाथ में रखने की जो कोशिशें थी वो की गई थी। तो लोकतंत्र के नाम पे वो एक दुष्टता थी, है उसमें लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। वो उनके लिए जो बेसिक जो काम है वो गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन उनको उसका विरोध करने की आज़ादी नहीं थी। तो अब एक ऐसा सिस्टम इनको मिला, यह कि सोवियत संघ का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, और जो दूसरा सिस्टम था उसमें थोड़ा उदार था, और वहाँ पर लोगों को अपनी बातों को रखने का, अपनी जो विरोध प्रदर्शन करने का जो ये सिस्टम था, ये एक नया पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में, इसकी जो धारणा के रूप में ये उभर आया। ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं, ये जो 15 राज्य बन गए थे, इनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। अगला है शॉक थेरेपी। अब एक नई चीज़ है, ये थोड़ा एग्ज़ाम के उससे भी ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा ही चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शॉक थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं पर शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। आप इसे समझ लीजिए कि शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी जो है, एक बार मैं इसे पढ़ लेती हूँ। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के संक्रमण से होकर गुजरे। अब देखो, जो साम्यवाद था, जो समाजवाद था, जो यूएसएसआर था, उसका जब पतन हुआ, तो जो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, वो समाजवादी व्यवस्था से, जो सोवियत संघ की थी, उस व्यवस्था से कहाँ की तरफ डाइवर्ट हो गए, कहाँ की तरफ मुड़े? अब लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ, जो अमेरिका की थी। तो उनका जो ड्यूरेशन था, उनका जो टर्न था समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ, इसके ये जो टर्न था, इसमें एक 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 शब्द आता है, उसे हम कह रहे हैं शॉक थेरेपी। यानी कि जो उनको टर्न किया गया, उन लोगों को जो समाजवादी व्यवस्था से उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जो मोड़ा गया, वो एक विशेष विधि के द्वारा जोड़ा गया, जिसको हमने शॉक थेरेपी कहा। वो एक मॉडल था। अब मैं इसको एक बार फिर से समझाती हूँ आपको। शॉक थेरेपी जो है, वो मैंने लिखा है यहाँ पर, आघात लगाकर उपचार करना। यानी कि पहले आप किसी को आघात कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, और उसके बाद रेमेडी कर रहे हो, उसके बाद उसका उपचार कर रहे हो। ऐसा क्या हुआ? जैसे सोवियत संघ जब ख़त्म हो गया, तो सोवियत संघ के ख़त्म होने के बाद जो वहाँ के जो स्टेट्स थे, जहाँ के जो गणराज्य थे, उनको अमेरिका चाहता था कि वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ आ जाए और पूंजीवादी व्यवस्था को माने। तो पूंजीवादी व्यवस्था को ये राज्य माने, इसके लिए अमेरिका ने एक खास मॉडल अपनाया, जिसको शॉक थेरेपी कहा गया। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसको निर्देशित किया था, इस मॉडल को। उन्होंने डायरेक्ट किया था कि ऐसा एक मॉडल करो कि ये जो देश हैं, इनको हेल्प दो। यानी कि अमेरिका ने उनको अपनी तरफ से हेल्प देना स्टार्ट किया और उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू किया। इसको शॉक थेरेपी कहा गया। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर तरफ मुड़ना था, और सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना था। यानी कि जो इसका जो पूरा उद्देश्य था,
वो समाजवादी व्यवस्था के जो देश थे उनको लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था। अब वो उनको कुछ वित्तीय सहायता दे करके या वित्तीय सहायता दे करके उनको फिर अपने देश की तरफ मुड़ाना, इस जो है शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी को आघात लगाकर उपचार करना भी कहा जाता है। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? अब अमेरिका ने ये जो मॉडल था वो तो अपनाया कि शॉक थेरेपी अपनाई, उन देशों को वादा भी किया कि भाई हम आप लोगों को जो है पूरी मदद करेंगे और आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसको भी हम इसका भी रिनोवेशन करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। आप जो है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके साथ मिल जाओ। तो हुआ ये कि जो अमेरिका था वो भी पूरी तरीके से इस पूरे जो इनका पूरा सिस्टम था सोवियत संघ का, जो तहस नहस हो चुका था, इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया। और फिर जनता को क्या हुआ कि उसको बर्बादी झेलनी पड़ी। यानी कि ना वो पूरी तरह से समाजवादी हो पाए, ना ही वो पूरी तरीके से पूंजीवादी हो पाए। राज्य नियंत्रित जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा उठा। अब जो यूएसएसआर का जो ढांचा था, जो जिसमें राज्य का नियंत्रण था उद्योगों पर, वो ख़त्म कर दिया। क्योंकि अमेरिका तो पूंजीवादी व्यवस्था वाला था और अमेरिका चाहता था कि निजी नियंत्रण हो बजाय कि राज्य के नियंत्रण के। सोवियत संघ चाहता था कि उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण हो, लेकिन जब शॉक थेरेपी अपनाई गई तो अमेरिका ये नहीं चाहता था कि उसमें राज्य का नियंत्रण हो। वो चाहता था कि इसमें व्यक्तियों का निजी नियंत्रण हो, निजी हाथों में। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन कंपनीज़ को बेच दिया। और जो सामूहिक जो खेती की प्रणाली थी, जो ग्रुप में वो लोग खेती करते थे सोवियत संघ में, जो सामाजिक खेती थी सब मिल कर के करते थे और उसका जो प्रोडक्शन होता था वो सभी लोगों में बंटता था। तो इस सिस्टम को भी क्या किया शॉक थेरेपी ने, इस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया कि अब ग्रुप में ऐसा यानी कि सोशली ऐसा नहीं होगा। और क्या हुआ इससे कि निजीकरण से धनी निर्धन की असमानता बढ़ गई। अब कुछ लोगों जो कंपनीज थी वो कुछ लोगों के हाथ में दे दी, क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास बराबर था नहीं। तो जो सोवियत संघ का जो सिस्टम था वो यही कर रहा था कि सबके बीच में जो धनी और जो निर्धन लोग हैं उनके बीच की जो गैप है उसको बराबर करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि राज्य के पास सारी पावर थी तो वो जिसको चाहे जितना दे सकता था और जो गरीबी है उसको कम कर सकता था। लेकिन अब ये जो सिस्टम था ये उल्टा हो गया था। यहाँ पे जो है व्यक्ति के हाथ पे छोड़ दिया कि वो जितना कमाना चाहे, वो उसके पास जितने संसाधन है वो उसकी डिपेंडेंसी उस पर हो गई। तो इससे क्या हुआ, धनी और जो निर्धन लोग थे उनके बीच में असमानता बढ़ गई। रूस की जो मुद्रा थी, जो वहाँ के मुद्रा थी वो रूबल थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। उसके जो मूल्य था उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। अब जो लोगों के पास बचे हुए पैसे थे उन्होंने उसको भी फटाफट खर्च करना शुरू किया, क्योंकि पैसे की कीमत घट गई थी। तो उनकी जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब तक जो सोवियत संघ की जो सरकार थी वो रियायत दे रही थी भोजन पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, वो भी क्या कर दिया, शॉक थेरेपी से वो भी ख़त्म कर दिया गया। और लोगों को, जो गरीब लोग थे उनको रियायतें भी ख़त्म कर दी, उनको भी वही चीज़ें महंगी रेट पे मिलने लगी। और इससे क्या हुआ, जो गरीबी में जो लोग थे वो और गरीब हो गए और जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो भी गरीबी में पड़ गए। अब हम बात करते हैं संघर्ष और तनाव की कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद जो कुछ राज्य थे, जो कुछ गणराज्य जिनके थे, उनके बीच में कैसा स्थिति रही, संघर्ष और तनाव कैसा रहा। रूस के जो दो गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मतलब जो एक सिस्टम था, जो सोवियत प्रणाली का, जो सोवियत एक सिस्टम था, जब वो सिस्टम ख़त्म हो गया तो जो छोटे छोटे जो गणराज्य थे, जो राज्य थे, उनके बीच में भी अब सिस्टम को दोबारा से चलाने तक के बीच में जो गैप था उसके बीच में बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगे, अलगाववादी आंदोलन हुए। जैसे हमने बोला चेचन्या और दागिस्तान के बीच में अलगाववादी आंदोलन चले। तो मास्को ने जो है चेचन विद्रोहियों से निपटने के लिए कुछ तरीके अपनाए
और वो बहुत अजीब तरीके थे, यानी कि वहाँ पे सैन्य बमबारी कर दी और जो मानवाधिकार के जो मानवाधिकार हैं उनका खूब उल्लंघन यहाँ पे किया। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। अब सोचिए आपकी 1989-90 से हम सोवियत संघ का विघटन मान रहे हैं, तब से मध्य एशिया में जो एक देश है तजाकिस्तान, ये 10 सालों तक यानी कि 2001 तक इसके अंदर गृह युद्ध ही चलता रहा, इसके अंदर शांति ही नहीं हो पाई। ठीक है। मध्य एशिया बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। देखो, इन सब से हम समझ क्या पा रहे हैं कि जो एक सिस्टम होता है वो उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो अंदर भी शांति बनाए रख सकता है और बाहर भी शांति बनाए रख सकता है, अगर सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है तो। अगर नहीं कर रहा है तो कुछ परेशानियां भी उसके बाद सामने आएंगी। तो इसमें जो तीसरी जो तनाव था वो ये था कि मध्य एशिया की में बाहरी ताकतें, जो अन्य देश थे, वो तेल कंपनियों के लिए इनके बीच में यहाँ पर लड़ाई होने लग गई। और जो मध्य एशिया था वो जो है इन बाहरी जो देश थे इनके लड़ाई के लिए एक अखाड़ा बन गया, ये यहाँ पे लड़ते ही रह गए। फिर है पूरी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया जो एक गणराज्य था, इसका 2 भागों में विभाजन हो गया। इसमें मैंने लिखा नहीं है, चेक और स्लोवाकिया, 2 भागों में चेकोस्लोवाकिया बट गया। और युगोस्लाविया जो है ये इसके तो कई प्रांतों में ये टूट गया 1991 में। इसमें बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और इन सब ने इसके अंतर्गत जो प्रांत थे, इन्होंने सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और यहाँ पे फिर नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर युगोस्लाविया में बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने यहाँ पे भी गृह युद्ध का रूप ले लिया। इस तरीके से जो ये देश थे, ये जो गणराज्य थे, इनके बीच में भी संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रही। फिर हम बात करते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व जो साम्यवादी देश हैं और उनके भारत के बीच में कैसे संबंध रहे। भारत का अगर आप विदेशी संबंधों का, विदेश नीति का के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत का रूस के साथ जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं। वो गहरे संबंध रूस के साथ हमेशा से भारत के रहे हैं। और रूस के साथ भारत के जो संबंध है वो सांस्कृतिक राजनीतिक रूप से भी बेहतर हुए हैं। यानी कि आप देखोगे कि रूस में यहाँ के जो हीरो हैं, जैसे हम जिनको कहते हैं अमिताभ बच्चन हैं या ऋषि कपूर, राज कपूर, जो पुराने जो नायक हैं हमारी हिंदी फिल्मों के, इनको वहाँ पे भी इनकी बड़ी प्रसिद्धि है। वो यहाँ के गाने वहाँ पे गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। तो भारत का जो सांस्कृतिक जो मेल मिलाप है, जो सांस्कृतिक जो साझेदारी है, ये रूस के साथ काफ़ी अच्छी है। बाकी राजनीतिक रूप से भी आप देखोगे कि पाकिस्तान और भारत का जब भी कोई मुद्दा बड़ा हुआ है, गर्म हुआ है, तो वहाँ पर सोवियत संघ ने हमेशा भारत को सपोर्ट किया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में वो भारत को समर्थन देना हो या फिर किसी भी तरीके से। बाकी भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार देश है। भारत जो है रूस के हथियारों को सबसे ज़्यादा ख़रीदने वाला देश है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत ऊर्जा आयात की कोशिशें भी कर रहा है। ये कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा है। तो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, भारत जो है जो ऊर्जा आयात है रूस के साथ उसने काफ़ी किया है। तो इसी के साथ साथ कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी वो कोशिशें अपनी कर रहा है। तो इस तरह हम समझ पाए कि सोवियत संघ क्या था, जो 2 ध्रुवीयता हमने पढ़ी थी, बाइपोलराइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो क्या था, उसका अंत कैसे हुआ, सोवियत सिस्टम क्या था। गोर्बाचेव ने तो जो है लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई, राजनीतिक सुधार की नीति चलाई, फिर भी कुछ दिक्कतें जो है का सामना जो है सोवियत संघ ने किया, फिर भी उसका विघटन हो गया। शॉक थेरेपी क्या थी, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। और इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित अभी भी आपकी कोई भी
कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये भारत और सोवियत संघ के जो कुछ जो संबंध हैं उसको समझाते हुए यहाँ पे आर्थिक संबंधों में उनकी क्या स्थिति है, राजनीतिक क्या है, सैन्य क्या है, सांस्कृतिक तरीके से किस तरह वो आपस में उनके संबंध हैं, इसको आप इससे समझ सकते हैं। हालांकि आपकी किताब जो है उसी से मैंने ये लिया है। तो पढ़ते रहिए और जो भी आपके कोई भी डाउट्स हों तो वो आप मुझे भेजेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म होता है। अगले चैप्टर के लिए हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।